नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएस का पेपर 2 सॉल्यूशन का सेक्शन सी। ए और बी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। नाउ सेक्शन सी हम देख लेते हैं। सेक्शन सी 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द एशियंट इंडियन सिटी ऑफ द धोलावेरा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। 3 मार्क है और यू नो कि 86 पॉइंट्स तो हम लोग को इसमें लिखनी पड़ती है टू गेट द गुड मार्क्स। ओके, सो आप देख लीजिएगा ये अच्छे से हर एक चीज़। ओके, लाइक ये कब सर्वे हुआ था वो है और उसके बेसिकली फीचर्स। ओके, ना अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने देख लिया होगा। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर लूँगी, बट फिर भी ठीक है, जब तक मैं अपलोड करूँ तब तक आप प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपना पीडीएफ तब तक बना के रखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 उसका और पोर्शन, राइट अबाउट द पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इन मोहनजोदारो। ठीक है, तो मोहनजोदारो में पब्लिक बाथ और पब्लिक बिल्डिंग्स कैसे थे। लाइक पब्लिक बाथ आपको दिया हुआ है, कैसा था, लार्ज कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, 6 एंट्रेंस थे फ्रॉम द साइड्स। बीच में जो था वो बैदिंग पूल था, पूल जैसे हम कहते हैं, ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। ओके, फ्रेश वाटर जो है वो नियर बाय जो भी वेल वगैरह होता है वहाँ से आता था और वो पूरा पूल जो था वो फिल कर लेता था। इनलेट आउटलेट सब कुछ था उसके अंदर। ओके, फैसिलिटीज़ भी थी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर की जो भी रहता है। एंड दीज बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन द फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। उस दौरान भी वो जो रानियाँ वगैरह जाती थी ना। नेक्स्ट, पब्लिक बिल्डिंग्स। Okay, the ruins of the 2 huge buildings have been found at the Mohenjo-daro. They might have used as a town hall. उसको टाउन हॉल या थिएटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरह यूज़ किया जाता होगा, वैसे बात करते हैं। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू अकोमोडेट सोल्जर्स। बैरक मतलब पता है ना, वो जगह जहाँ पे सोल्जर्स जो है वो रहते हैं छुप कर। ठीक है, ताकि किसी की नज़र ना जाए और कोई भी लगे कि भाई कोई सस्पिशियस इंसान है तो उस पर वो फिर हमला कर लेते थे, तो उसको बैरक कहते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, वाई इज़ द गुप्ता पीरियड रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्ट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग गोल्डन एज क्यों मानते हैं। सो लाइक सी, गुप्ता पीरियड के दौरान क्या था ना, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन, मतलब हर एक फील्ड में इत्मीनान तरीके की डेवलपमेंट हुई थी। इसी दौरान जो है वो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बनी थी। इसी दौरान जो है वो काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर जो थे वो बनाए गए थे अलग अलग जगहों पे। ओके, आर्यभट्टा फेमस एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। ओके, परमवीरा ब्रह्मगुप्ता एस्ट्रोनॉमर। ओके, चरका सुश्रुता ये स्कॉलर्स आयुर्वेदा के। न्यू दिल्ली में जो आयरन पिलर है, ठीक है, वो एक प्रूफ है कि मेटलर्जी का यूज़ उस दौरान कितने अच्छे तरीके से हुआ था। बहुत सारे जाने माने पोएट्स जो थे इस दौरान आए थे, कालिदास, शूद्रक का भाषा। ओके, बहुत सारे। तो बेसिकली पुराण और भगवत गीता जो थी वो भी इसी दौरान ही लिखी गई थी। तो इसके लिए आप मान सकते हो कि बेशक ये पीरियड जो था वो इंडियन कल्चर के लिए गोल्डन पीरियड था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, डिफाइन द टर्म्स सोशल कंजर्वेशन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रेयर रिसोर्सेज। ठीक है, सोशल कह रही हूँ, सॉरी, सॉइल कंजर्वेशन। सो सॉइल कंजर्वेशन इसका मतलब कि हमें जो हमारा सॉइल है, ठीक है, उसको इरोड होने से बचाना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता है कि वो रिसोर्सेज जो अपने आप, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से वो जो है वो फिर से बन जाती है, ग्रो हो जाती है, मतलब कि अनलिमिटेड आप बोल सकते हो ना। ठीक है, रिन्यूएबल, मतलब फिर से, न्यू मतलब कि फिर से ग्रो होना, जो अनलिमिटेड फॉर्म में पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर आता है थर्ड, रेयर रिसोर्सेज। इसमें मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिएगा। रेयर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द लिमिटेड प्लेसेस। कुछ ही जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स में कोल, पेट्रोल, आपको ये पूरी दुनिया भर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, दुनिया भर के कुछ हिस्सों में ही आपको मिलेंगे, दैट्स वाई दे आर द रेयर रिसोर्सेज। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्या एडवांटेज है बेसिकली इंडिया के अंदर। तो देखिए, लोकल पीपल, जो हम कहीं पे भी जाते हैं तो ना लोग आते हैं कि गाइड ले लो, गाइड ना हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। तो लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, इस तरीके से अपना वो ब्रेड बटर निकाल सकते हैं, मतलब कि अपना खाना, जीवन की चीज़ें जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा फैसिलिटी, जैसे कि मेटल का रोड बन रहा है,
रेलवे, वाटर, कम्युनिकेशन, ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है टूरिस्ट प्लेसेस के वहाँ पे। ओके, टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो एज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन के तौर पे भी काफ़ी प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से ये एक बिजनेस भी बन गया है और एक तरीके का एजुकेशन भी है जो लोगों को कल्चर के बारे में, उस जगह कल्चर के बारे में बताता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ऑल्सो, ठीक है, जैसे मैंने कहा। तो नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसका रिसर्च करने के लिए काफ़ी बूस्ट किया जाता है इस इंडस्ट्री को। इंडिया गेट फॉरेन करेंसी, अब जब फॉरेन विजिटर आते हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली वहाँ की फॉरेन करेंसी भी यहाँ पे आएगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो अगर समझो कि अमेरिका के अगर 2 लोग आ रहे हैं और या एक, समझो एक ही आ रहा है, ठीक है, एक आया और उसने यहाँ पर $100 खर्च किए। अब हमारे हिसाब से लाइक $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ या 85, 84 जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, इतना रहेगा। मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे इंडिया में फॉरेन का कितना आया, 80,000 जितना। अगर 80 मान के चलते और वो $100 कर रहे हैं तो 80,000 रुपीज़ आ गए ना, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब ऐसे एक तो आएगा नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। और कुछ जगह हैं जो नेचुरल और कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया है भी अकोमोडेट, ठीक है, बाय द यूनेस्को, जिसकी वजह से बेसिकली 32 प्लेसेस जो हैं वो सिर्फ गुजरात की इंक्लूडेड है। ये भी एक तरीके का अचीवमेंट होता है वर्ल्ड के हिसाब से, जब कंट्रीज़ का कंपेरिजन है तब। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द बेनिफिट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट सिस्टम, ठीक है। अब पहले मैंने लिमिटेशंस दे दिए हैं आपको, ठीक है। तो मार्केट सिस्टम के क्या लिमिटेशंस हैं, लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो वही होता है ना, प्रॉफिट कमाना है। ओके, फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुछ ज़्यादा ही यूटिलाइज किए जाते हैं और कहीं ना कहीं वेस्ट भी किए जाते हैं। एंड देयर इज़ नो कंट्रोल गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट है ना, ठीक है, मार्केट जो है ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन पे चलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता उसके अंदर। कई बार तो कंज्यूमर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता इतना ज़्यादा मार्केट का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मैं सारे रीड नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। देखो बेसिकली 3 मार्क का है, तो 3 पॉइंट लिमिटेशन के लिख देना और 3 पॉइंट बेनिफिट्स के लिख देना। ओके, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, आराम से इसको जो भी धंधा करना है वो कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, खुद ही अपने आप को एनकरेज करना पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन की वजह से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो दीज आर सम बेनिफिट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, ये कैसा होता है क्वांटिटेटिव, और ये कैसा होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। और दूसरा लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नैरो, इसमें बहुत कम होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। ओके, इकोनॉमिक डेवलप होना मतलब कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रोथ मतलब क्या होता है, अभी ऊपर चल रहे, ठीक है, अभी कोई बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ओके, तो हाई रेट आ गया, फिर कम हो सकता है, तो उसमें चेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड मेंशन द मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब कि ऑनरशिप या मैनेजमेंट, कोई भी इंडस्ट्री या कोई एक इंसान या ग्रुप ऑफ इंसान, ठीक है, जो करते हैं, काम करते हैं, दैट इज़ कंसिडर एज अ प्राइवेट, और वो प्राइवेट सेक्टर अपने ही रूल्स उनके चलते, गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब क्या मेथड्स है, तो पहला मेथड आपको दिया हुआ ये वाला, और दूसरा मेथड ये वाला, ठीक है, रीड कर लीजिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द कंट्रोल प्राइस राइज, ठीक है। तो क्या रोल था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के दौरान जो फूड ग्रेन्स थे उनका काफ़ी अकाल पड़ गया था, और ये तो चीज़ें ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राशन, आपको पता होगा, गरीबों के लिए शायद आई एम नॉट श्योर, मे बी मंथली, ठीक है, या 15 डेज़ का कुछ होता है, वो एक ना दुकानें खुलती हैं और उनको कम भाव में दाल चावल तेल जो है वो दिया जाता है, उसको राशन कहते हैं या रेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1942 में। जो पर्पस था इसका वो ये था कि फेयर प्राइस, मतलब कि नॉमिनल प्राइस जो है वो पूरी कंट्री में सेटअप किया जाए, और जो गरीब हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से हम लोग खाने को दें, ताकि उनका जो जो पॉवर्टी वाले हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। नाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाइज एसेंशियल गुड टू द लो इनकम ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा कि जो गरीब होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है, उनको कुछ रीजनेबल प्राइस में दिया जाता है। और यही इससे क्या होता है ना, इससे मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनसे पैसा लेगी, टैक्स लेगी या समथिंग किसी भी तरीके से, और गरीबों को सब्सिडी देती है, मतलब कि उनको आधे भाव में देती है। तो क्या होता है ना कि इस तरीके से जो प्राइस है वो नॉमिनल रहता है,
और एक बैलेंस बना रहता है अमीरों और गरीबों के बीच में। तो इसके लिए प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। वरना पता चला गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है, अमीर की वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं और गरीब उसको खरीद नहीं पा रहा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिविंग दोनों का काफ़ी चेंज हो जाएगा। वेल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, स्टेट द रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, मैंने आपको शायद 4-5 दिए हुए हैं, आप कोई भी 3 लर्न कर लेना। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ओके। सो बिसाइड्स द सेल्फिश एटीट्यूड ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, अब इतनी चीज़ महंगी होती नहीं जितना महंगा वो बेचते हैं, क्योंकि डिमांड है ना। ठीक है, अब वो डिमांड है तो इसके लिए वो कर लेते हैं भाई, ले लो मज़े। कोविड में नहीं था, ठीक है, कोविड में आपको पता ही होगा कि सब लोगों को लाइक सिगरेट का पैकेट जो था वो सोने के दाम पे बिक रहा था, है ना, विमल का पैकेट। तो ये सब मतलब कि उस टाइम डिमांड थी तो उन्होंने भी ऐसे एक्सप्लॉइट किया। वेल, सो लाइक कंज्यूमर्स, ठीक है, उनको पता नहीं होता मार्केट कंडीशंस क्या होते हैं, तो वो जिस प्राइस में होता है वो ले लेते हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास सही तरीके से नहीं होता है, सप्लाई का हो जाता है और कुछ कंपटीशन भी रहता है। ओके, तो जस्ट आप ये रीड कर लेना, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। चलिए चलते हैं बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका मतलब कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना औरतों के लिए जहाँ पे वो डिसीजन ले पाए अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है, जो उनके लिए भी बेनिफिशियल और सोसाइटी के लिए भी हो, उसको हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके अंदर पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक सब ग्रोथ आ गया। ओके, बट सीधी सी बात है, इतनी जल्दी से तो फ्रीडम मिलती नहीं है ना। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स थे, तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, क्योंकि हम औरतें जो थे पुराने समय में, अभी भी थोड़ा बहुत होता ही है, हम औरतें जो थे, ठीक है, वो कुछ लाइक हम विक्टिम्स थे। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, सोशल ट्रेडिशंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और हम पावरलेस थे ना, इतना पावर था नहीं मैन के कंपैरिजन में। इसके लिए तो पति को पति परमेश्वर बोला जाता था, परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा देखभाल करते थे, खिलाते पिलाते थे हम लोगों को, इसके लिए। ओके, सो दीज वर सम ट्रेडिशंस। ओके, तो ये बेसिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है ना कि औरतों को जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, और फिर वहाँ से आया कि वी नीड द सेम इक्वलिटी। ओके, और इक्वलिटी पाने के दौरान लाइक चाइल्ड मैरिज एक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, सती जो था वो एक प्रॉब्लम आया था सामने, बुरखा की प्रथा जो था, पर्दा या बुरखा, वो एक प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इसको वुमेन एम्पावरमेंट को एंकरेज करने में। इन सब से लड़ के फाइनली कुछ हद तक ओके वुमेन एम्पावरमेंट सक्सीड हुआ। वेल, चलते हैं आगे। इसी का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वुमेन वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो स्कीम बतानी है इंडिया ने क्या क्या किया था, मतलब कि ईयर वाइज। जैसे कि 1980 में इंडिया ने जो है कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे फॉर द वुमेन डेवलपमेंट, और नेशनल कमीशन सेटअप किया था औरतों के लिए 1992 में। फिर 2001 में जो था वो नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बनाई थी टू एम्पावर द वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ ईयर्स दिए हुए हैं और क्या क्या किया गया था बाय द गवर्नमेंट वो आपको दिया हुआ है, तो आपको इसी क्रम में लिखना है। ओके, पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ स्टेट द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के इफेक्ट्स क्या होते हैं? टेररिज्म तो सीधी सी बात है, एक तरीके का लाइक फीलिंग है ना, जो डर और एंग्जाइटी को एंकरेज करता है लोगों के अंदर। ठीक है, लोग जो है वो सस्पिशियस हो जाते हैं कि अरे ये तो टेररिस्ट नहीं है, वो तो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जो लोग टेररिस्ट नहीं होते हैं और जिनका जो थोड़ी खुराफाती दिमाग वाले होते हैं, तो वो लूटिंग, रोबरिंग, ठीक है, स्टैबिंग, इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो टेररिज्म जो है वो कोई भी एज ग्रुप में आता है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई क्वालिफिकेशन ना कोई एज ग्रुप इसका डिसाइड नहीं होता। जो और पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए, बीवियों के लिए काफ़ी वरिड होते हैं उस दौरान, क्योंकि इतना डर का समा होता है ना कि समझ नहीं आता कि घर से बाहर निकले तो ज़िंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, या घर पे कोई आके मार वार के चला जाए बीवी बच्चों को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि टेररिज्म की वजह से न जाने कितने टाइम तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पूरा दिन लाइक नेगेटिविटी, सस्पिशियस, जैसे मैंने कहा, वो रहता है। ओके, जिसकी वजह से भाई भाई जो है वो आपस में लड़ पड़ते हैं, या जो पड़ोसी होते हैं वो लड़ जाते हैं, अगर दो अलग कास्ट के और रिलीजन के होते हैं तो। सो लाइक बहुत ज़्यादा ना कैओस, अनसर्टेनिटी, डे टू डे लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर में निकलती है। कुछ फेस्टिवल्स नहीं इंजॉय कर पाते हैं, और एक तरीके का थ्रेटन रहता है ना, मतलब
जहाँ पे भाईचारा होना चाहिए वहाँ पे लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं टेररिज्म के। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी ख़त्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए। ओके, आई ट्राइड कि जितने इजी लैंग्वेज में मुझे आंसर्स मिले मैं आपको आंसर्स दूँ और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से स्टडी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस, और मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, नए सब्जेक्ट के साथ, नए सेक्शन के साथ। बहुत कुछ करना है अभी तो हमें। चलो बेटा, सो बाय बाय, टेक केयर।